जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में यानी पिछली क्लासेस में जो हमने चर्चा की थी वो रासो साहित्य को लेकर के हुई थी। और रासो साहित्य में हमने अब तक पिछली क्लासेस में खुमार रासो, बीसल देव रासो और परमाल रासो पर चर्चा कर ली है एग्जाम परिदृश्य से। और इसके बाद में जो लास्ट क्लास में हमने चर्चा प्रारंभ की वो की पृथ्वीराज रासो को लेकर के। और पृथ्वीराज रासो सबसे इम्पोर्टेंट रासो साहित्य का ग्रंथ है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे पूरी रासो परंपरा को हम कह सकते हैं, रासो परंपरा का पर्यायवाची जो बन चुका है वो है पृथ्वीराज रासो। तो कल हमने जो चर्चा की, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवर्ती जी ने लिखा। चंद्रवर्ती जी के विषय के बारे में, उनका जन्म, उनके वंशावली और उनके जो वंशज नाथू राम भट्ट जो थे, जो हरप्रसाद शास्त्री जी को मिले, जिन्होंने उन्हें भट्ट वंश दिया, वंश वृक्ष दिया। इसके अलावा जो पृथ्वीराज रासो है उसका नायक, नायक की श्रेणी, नायिका, नायिका की श्रेणी और उसके संस्करण, संस्करण कितने मिले, कहाँ कहाँ प्राप्त हुए और उनमें कितने छंद हैं, कितने समय सर्ग हैं बेसिकली, जिनको पृथ्वीराज रासो में समय के नाम से इंगित किया गया है। और इसके साथ ही जो हमने बात की थी वो हमारी बात हुई कि जो संस्करण हैं वो कहाँ कहाँ पर वर्तमान समय में सुरक्षित हैं, किन किन संग्रहालयों में हस्तलिखित लिपियां सुरक्षित हैं। इसके बाद जो हमने चर्चा की थी वो की थी कि सबसे पहले जो ये ग्रंथ कहाँ से पब्लिश करवाया गया और क्यों, क्या कारण रहा कि इस ग्रंथ का पब्लिकेशन रुकवा दिया गया। डॉक्टर बुलर, जो कि कश्मीर में उन्हें एक रचना प्राप्त हुई पृथ्वीराज के नाम से, जयानक कवि की, उन्होंने देखा कि उस रचना में संयोगिता का नाम भी नहीं है, संयोगिता हरण नहीं है। जबकि अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो में संयोगिता हरण एक अपने आप में पूरा चैप्टर है और बहुत अच्छे से है। संयोगिता के सौंदर्य का भी वर्णन है। संयोगिता के सौंदर्य से ही पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार रस से परिपूर्ण माना जाता है। हालांकि महत्वपूर्ण तौर से वर्णन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का है, तो वीर रस पूर्ण रचना है, लेकिन संयोगिता की वजह से इसे वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान रचना कहा जाता है। तो जयानक कवि की रचना में क्योंकि संयोगिता हरण नहीं मिलता, तो डॉक्टर बुलर ने कहा कि जिस ग्रंथ को जेम्स कर्नल टॉड पब्लिश करवा रहे हैं वो पूरा का पूरा ग्रंथ अप्रामाणिक है। क्योंकि यदि वो प्रामाणिक ग्रंथ होता, यदि वो सच में सच होता, सत्य होता, तो जो ये रचना मुझे कश्मीर में मिली है इसमें भी तो संयोगिता हरण का वर्णन होना चाहिए, भले ही संक्षिप्त होता पर होना चाहिए था। और यह कह के ही डॉक्टर बुलर ने तुरंत तत्काल प्रभाव से पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन रुकवा दिया। डॉक्टर बुलर ने जैसे ही प्रकाशन रुकवाया, का प्रकाशन रुकते ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी इतिहास के क्षेत्र में एक हलचल सी मची। और उस हलचल का परिणाम ये हुआ कि पूरे हिंदी साहित्य जगत के जो आलोचक थे, तत्कालीन आलोचक और इतिहासकार थे, वो तीन भागों में डिवाइड हो गए। कुछ ने कहा कि पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक ग्रंथ है, कुछ ने कहा ये पूरी तरीके से अप्रमाणिक ग्रंथ है, जबकि कुछ का कहना था कि भाई नहीं, ये प्रमाणिक तो नहीं है लेकिन अप्रमाणिक भी नहीं है, इसे हम अर्ध प्रमाणिक की श्रेणी में रख सकते हैं। तो तीन महत्वपूर्ण पार्टों में हमारे इतिहासकार या हम कहें कि इतिहास आलोचक बटे, प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक। और ये किस संदर्भ में थे? ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के संदर्भ में। कुछ का कहना था कि पूरी तरीके से प्रमाणिक ग्रंथ है, कुछ का कहना था ये अप्रमाणिक है और कुछ का कहना था ये अर्ध प्रमाणिक है। तो चलिए हम तीनों श्रेणी में जो जो हमारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आलोचक बट गए थे, हम उनको नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रामाणिकता, प्रामाणिकता के, प्रामाणिकता के विषय में आलोचक।
यानी कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था उसकी प्रामाणिकता के विषय में जो आलोचक डिवाइड हुए वो कितने भागों में हुए, वो 3 भागों में हुए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रामाणिक, यानी कि वे आलोचक प्रामाणिकता के विषय में आलोचकों के मत करे लेते हैं, तब ज्यादा सुटेबल हेडिंग लगेगी। आलोचक, आलोचकों के मत। और ये मत कैसे हैं? ये मत 3 पार्टों में डिवाइड हुए। सबसे पहले वो जिन्होंने इस ग्रंथ को प्रामाणिक माना, तो जिन आलोचकों ने प्रामाणिक माना हम उनके नाम यहां लिख लेंगे। जिन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना, और यहां लिखेंगे जिन्होंने अप्रामाणिक माना। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं उनका नाम जो प्रामाणिक मानते हैं। तो सबसे पहले प्रामाणिक मानने में जो नाम आता है वो सबसे पहला महत्वपूर्ण नाम आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। कर्नल जेम्स टॉड। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो का सबसे पहले प्रकाशन करवाया, और न सिर्फ प्रकाशन को प्रारंभ करवाया बल्कि क्या किया, इनके ग्रंथों का, किसके ग्रंथों का, किसके पदों का, पृथ्वीराज रासो के पदों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। इधर आओ। इसीलिए बुलाया था। चलिए, कर्नल जेम्स टॉड के बाद में जो प्रामाणिक मानते हैं वे हैं हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। और हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, और बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय जी। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने अर्ध अर्ध प्रमाणिक माना। तो अर्ध प्रमाणिक में सबसे पहले थे अगरचंद। अर्ध प्रमाणिक में सबसे महत्वपूर्ण नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो ये कहते थे कि ये सुख सुखी संवाद पर लिखी हुई रचना है, तो जिन जिन पद्यों में सुख सुखी संवाद है वहां वहां पर ये प्रमाणिक है, और बाकी जितना भी है वो सब कुछ कल्पना पर आधारित है, ऐतिहासिक नहीं है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण नाम को इसका आता है, सबसे पहले महत्वपूर्ण नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी। चौथा महत्वपूर्ण नाम है अगरचंद नाहर, तीसरा सॉरी, अगरचंद नाहर। और नेक्स्ट हैं मुन विजय, मुन जिन विजय। और अगर अप्रामाणिक ग्रंथों की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है शुक्ल जी का। और शुक्ल जी ने तो बस एक स्टेटमेंट छोटा सा दे दिया कि पूरा का पूरा ग्रंथ ही क्या है, जाली है, फर्जी ग्रंथ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर,
हीरानंद ओझा। गौरी शंकर हीरानंद ओझा। मुरार दान डॉक्टर बुलर। इन्होंने तो खैर सबसे पहले घोषित कर दिया था इसको अप्रामाणिक। मोतीलाल मैनारिया। मोतीलाल मैनारिया और राजस्थानी हिंदी साहित्य इतिहासकार हैं। बहुत उत्कृष्ट कोटि के रचनाकार रहे हैं, जिन्होंने राजस्थानी हिंदी साहित्य इतिहास पर इनका उत्कृष्ट काम है। तो हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ था, रासो परंपरा का जो ग्रंथ था, कौन सा, पृथ्वीराज रासो, उसको 3 भागों में आलोचकों के मत हो गए। कुछ ने कहा यह प्रामाणिक है, कुछ ने कहा अर्ध प्रामाणिक है, और कुछ ने कहा ये अप्रामाणिक है। हालांकि अगर सापेक्ष रूप से देखा जाए या एक सामान्य परिदृश्य से देखा जाए तो मुझे लगता है अप्रामाणिक ग्रंथ अर्ध प्रामाणिक सबसे ज्यादा सुटेबल का रहेगा। तो चलिए पहले इनको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि जिन जो लोग प्रामाणिक मान रहे थे वो कौन कौन थे। वो मिश्र बंधु जी थे, जनरल जेम्स टॉड थे, हरिओत जी थे, श्याम सुंदर दास जी थे और गुलाब राय जी थे। अर्ध प्रामाणिक की श्रेणी में जो सबसे पहले इतिहासकार आते हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहर और मुनजिन विजय। और इसके साथ ही जिन्होंने अप्रामाणिक माना वो लोग थे शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पूरा नाम है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी, मुरारदान जी, डॉक्टर बुलर और मोतीलाल मैनारिया। तो आप इनको नोट कर लीजिए और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं कि इसको सबसे पहले अप्रामाणिक मानने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग मान डालिए अप्रामाणिक अप्रामाणिक मानने के पक्ष में तर्क, कि हम इसको अप्रामाणिक क्यों माने, इस ग्रंथ को यानी कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक क्यों माना जाए। इसके पक्ष में जो तर्क है तो वो सबसे पहला तर्क है कि जो तिथियां है ना वो इतिहास से मेल नहीं खाती। तो लिखिए, इतिहास से मेल नहीं। और सिर्फ तिथियों के संबंध में ही नहीं, वंश के संबंध में भी, यानी कि परमाल चालुक क्षत्रिय अग्निवंश माना गया है, जबकि यानी कि इस ग्रंथ में अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास ये कहता है कि जो चौहान वंश था वो सूर्यवंशी था। प्रमाणिक ये हुआ है कि चौहान, परमाल और चालुक्य वंश कैसे थे, ये सूर्यवंशी थे, लेकिन यहाँ पर इनको अग्निवंशी माना गया है। तो यही एक तर्क है, यानी कि जो इतिहास से मेल नहीं है वो किस आधार पर नहीं है, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। अगर दूसरी महत्वपूर्ण बात की जाए, इसमें कुछ घटनाएं भी हैं जो अप्रामाणिक है, जैसे जिस आधार पर डॉक्टर बुलर ने कहा था कि अप्रामाणिक है, संयोगिता स्वयंवर की घटना, की घटना इतिहास से मेल नहीं खाती, इतिहास से नहीं मिलती। और अगर तीसरे पॉइंट्स के बारे में बात की जाए कि तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि हम इसको क्यों अप्रामाणिक माने, तो पृथ्वीराज की मां का नाम
पृथ्वीराज की माँ का नाम कर्पूरी था। की माता का नाम कर्पूरी था। ये और ये कर्पूरी कहाँ था इतिहास में? कर्पूरी था जबकि रासो में, रासो ग्रंथ में कमला बताया गया है। जबकि रासो ग्रंथ में क्या बताया गया है? कमला बताया गया है। और चौथे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की जाए तो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है पृथ्वीराज की जो बहन थी, पृथ्वीराज की बहन, उसकी बहन को क्या बताया गया है? बहन और प्रथा का मेल, मेवाड़ की राजा, बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा राणा समर सिंह से बताया है। राणा समर सिंह से बताया है। और ये कहाँ बताया है? रासो ग्रंथ में, जो शुद्ध नहीं है या जो सही नहीं है। इतिहास में ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता। और पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि पृथ्वीराज ने गुजरात के राजा, गुजरात के राजा भीम सिंह का, भीम सिंह का वध किया, वध किया जो अशुद्ध है, इतिहास की दृष्टि से अशुद्ध है। महत्वपूर्ण 5 तर्क कौन कौन से? सबसे पहले, वंश के आधार पर जो पृथ्वीराज रासो है वो सही नहीं है, शुद्ध नहीं है। और दूसरा है कि जो संयोगता स्वयंवर की घटना मिलती है जिसके आधार पर, जैसे एक घटना के आधार पर डॉक्टर बुलर ने इस ग्रंथ को अप्रामाणिक किया। इतिहास में भी ऐसा लगता है कि ये घटना सही नहीं है, यानी कि ये घटना काल्पनिक है। और दूसरी बात, पृथ्वीराज रासो की माता का जो नाम था वो कर्पूरी था, जबकि रासो ग्रंथ में कमला बताया गया है। पृथ्वीराज रासो की बहन जो थी वो कौन थी? ऐसा बताया गया है ग्रंथ में कि उसकी बहन का विवाह किससे हुआ? मेवाड़ के राजा से हुआ, क्योंकि जो कि इतिहास सम्मत नहीं है। अगली बात अगर हम करें, एक मिनट बच्चे रुक जाइए। और अगला जो है कि जो पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि जो गुजरात के राजा भीम सिंह थे उनका वध किसके द्वारा किया गया? उनका वध पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा किया गया, जबकि हमें इतिहास में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। अगला और कुछ एक दो महत्वपूर्ण तर्क और हैं, उनको और लिखे लेते हैं।
कितने पॉइंट हो गए हैं? 5। चलिए, नंबर सही पड़ा हुआ है। नंबर 6 को लिख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज के 14 विवाह बताए हैं। 14 विवाह बताए हैं जो इतिहास सम्मत नहीं है, जो इतिहास सम्मत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट हमें अशुद्धि का प्रमाण क्या मिलता है, तो सबसे मेन जो है वो ये है कि पृथ्वीराज के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या, मोहम्मद गौरी की हत्या ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है, सही नहीं है। अगले पॉइंट की बात करें तो तिथियों के बारे में बात करें। हालांकि तिथियों के लिए हमें एक प्रमाण भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी रासो की तिथियां इतिहास की घटनाओं से मेल नहीं खाती, घटनाओं से नहीं मिलती हैं। जो इतिहास की घटनाएं हैं और उसकी जो तिथियां हैं उससे नहीं मिलती हैं। हालांकि हमें इसके पक्ष में भी प्रामाणिकता के पक्ष में एक तर्क मिलता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ये क्यों अप्रामाणिक है, इसमें सबसे पहली बात मिलती है कि वंश के आधार पर इतिहास और रासो ग्रंथ मेल नहीं खाता है। और दूसरी बात है कि जो संयोगिता की जो बात है, जो संयोगिता वर्णन है, स्वयंवर है, या जो संयोगिता हरण जिसे हम कह सकते हैं, उसका वर्णन हमें इतिहास में नहीं मिलता, उस प्रकार नहीं मिलता जैसा कि हमें पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। और पृथ्वीराज की माँ का नाम इतिहास बताता है कि कर्पूरी था, लेकिन रासो ग्रंथ कहता है कि कमला था। और पृथ्वीराज के जो बहन थी, जो उसकी सिस्टर थी प्रथा, उसका विवाह भी मेवाड़ के राजा से बताया गया है इस ग्रंथ में, जो कि इतिहास से सही नहीं मिलता। और गुजरात के राजा भीम सिंह के अलावा एक सोमेश्वर नाम के राजा भी थे, उनका वध भी पृथ्वीराज चौहान के हाथों बताया गया है, जो कि इतिहास के आधार पर गलत है। और इसमें इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के 14 विवाह बताए गए, जबकि इतिहास में ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और पृथ्वीराज रासो ने गौरी की हत्या की, पृथ्वीराज रासो के द्वारा ये माना जाता है कि एक उक्ति है कि जो पृथ्वीराज थे, जब वो युद्ध करने गए, बार बार मोहम्मद गौरी को हरा भी रहे थे, और अंत में जब वो उनको बंदी बना लिया गया मोहम्मद गौरी के अनुसार, उनको बहुत सारी जेल में प्रताड़नाएं दी गई। तो उनके जो मित्र थे, जो उनके राजकवि भी थे, चंद्रवर्दई जी भी, वो भी कहाँ थे, वो भी उनके साथ बंदी बने हुए थे। हालांकि अलग अलग थे, तो माना जाता है कि एक बार उन्होंने आपस में वहीं जेल में ही रह करके क्या किया कि प्लानिंग कर ली दोनों मित्रों ने मिलकर के। और ये ग्रंथ तो ये भी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें मोहम्मद गौरी ने निकाल ली थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, और उन्होंने फिर भी दोनों ने आपस में प्लानिंग कर ली, और प्लानिंग क्या की कि हम मोहम्मद गौरी को मारेंगे। तो एक जश्न में मारने से पहले चंद्रवर्दई ने पूरी प्लानिंग के साथ मोहम्मद गौरी को बताया कि आपको पता है आप जिसे मारने जा रहे हैं उसमें शब्द भेदी बांध चढ़ाने की क्षमता है। बोले ये कैसा क्षमता है कि अगर उन्हें से शब्दों से बता दिया जाए कि उसे कहां पर लक्ष्य भेदना है, तो वो लक्ष्य को भेद देगा। तो मोहम्मद गौरी ने कहा चलो ठीक है, मारना तो है ही, मारने से पहले एक बार इसका कारनामा देख लेते हैं। तो जब इसका कारनामा देखने के लिए चंद्रवर्दई ने एक उक्ति बोली,
4 बांस 84 गज ता बैसुल ता बैठो गौरी जी के लिए बोला गया था। और कुछ पंक्तियां माइंड से स्लिप हो रही हैं कि 4 बांस 84 गज तापे गौरी है और मत चूके चौहान, कुछ इस तरीके से पंक्तियां लिखी गई हैं। भावार्थ उसका ये है कि 4 बांस ऊंचा उसका सिंहासन है और 84 गज की दूरी है। और तापर कौन बैठा है? तापर बैठा हुआ है पठान यानी कि मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है। और उन्होंने कहा कि हे राजा, तेरे पास यही एक अंतिम समय है, इसको मत छोड़ना। और पृथ्वीराज चौहान ने अपना शब्द बेड़ी वाहन को चलाया, मोहम्मद गौरी के जाके तीर लगा। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवर्दई को और चंद्रवर्दई ने पृथ्वीराज चौहान को चाकू घोंप करके एक दूसरे की हत्या कर दी। इसलिए पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में हमें मिलता भी है कि एक थल जन्म एक थल मरण। तो ऐसी कोई घटना ये पृथ्वीराज के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या की गई हमें इतिहास में नहीं मिलती। ये अप्रामाणिक घटना है, पूरी की पूरी कल्पना प्रसूत घटना मानी जाती है। और जो तिथियां हैं वो तिथियां भी क्या है? इतिहास सम्मत नहीं है। यानी इतिहास की घटनाओं की अगर तिथियों की बात करें और हम पृथ्वीराज की तिथियों की बात करें तो उनके बीच में एक बहुत बड़ा फर्क मिलता है। जबकि अगर विक्रमी सम्मत और ईस्वी में देखा जाए तो 57 साल का फर्क मिलता है, जबकि तिथियों में लगभग 80-90 साल का अंतर है। इतना उनके बीच में गैप है। तो इतने सारे प्रमाण जो दिए गए वो दिए गए इसको अप्रामाणिक मानने के पक्ष में। लेकिन जिन लोगों ने प्रामाणिक माना है उन्होंने भी कुछ तर्क दिए। तो अब हम लिख लेते हैं प्रामाणिक मानने के पक्ष में तर्क। प्रामाणिक मानने के पक्ष में आलोचकों के मत। यानी ये ग्रंथ प्रामाणिक हम क्यों मान लें, इसके पक्ष में भी कुछ प्रमाण दिए गए इतिहासकारों के द्वारा। जो सबसे पहला प्रमाण है तो उसे तिथियों को लेकर ही कहते हैं। ये जो प्रमाण दिया गया वो प्रमाण दिया गया मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के द्वारा। मोहनलाल विष्णुलाल मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत आनंद संवत की कल्पना की। आनंद संवत की कल्पना की। इसके अनुसार किसके अनुसार? आनंद संवत के अनुसार तिथियां इतिहास से मिलती हैं। इतिहास से मिलती हैं। यानी अब तक क्या हो रहा था कि हम इतिहास ग्रंथ को विक्रमी संवत और ईस्वी में मान रहे थे। और विक्रमी संवत और ईस्वी में क्या हो रहा था कि विक्रमी संवत में से अगर हम 57 को माइनस कर रहे थे तो हमें ईस्वी प्राप्त हो रही थी। और इसी आधार पर अगर हम किसकी बात कर लें? अगर हम बात कर लें कि उसकी अनंत उसके आधार पर इसके आधार पर हम कल्पना करें विक्रमी संवत के आधार पर कि तो 57 माइनस यानी कि विक्रमी संवत ये कहेगा कि 57 माइनस करो तो इतिहास की तिथियां और पृथ्वी रासो की तिथियां मेल नहीं खा रही। लेकिन विष्णुलाल पांड्या ने कहा कि नहीं भाई, जो विक्रमी संवत है वो किसका है? अनंत संवत पर है। और अनंत संवत में क्या होता है कि अनंत संवत में 80-90 सालों का अंतर होता है, यानी कि 80 से लेके 90 वर्षों तक का। जबकि वहां पर कितना था? वहां 57 था। तो 80-90 वर्षों का ही अंतर हमें कहा मिलता है? हमें मिलता है पृथ्वीराज रासो और इतिहास की तिथियों के मध्य में।
मैं कोष्टक में लिखे देती हूं इसी बात को। घटनाओं के मध्य, घटनाओं के मध्य 80-90 वर्षों का अंतर अनंत संबंध से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अंतर अनंत संबंध से समाप्त हो जाता है। यानी जो ये विवाद था घटनाओं को लेकर, तिथियों को लेकर, ये संबंध से समाप्त हो जाता है। अगले तर्क की बात करें कि इसको हम क्यों प्रामाणिक मान लें, तो अगले तर्क की बात पे हम ये कह देते हैं इसकी भाषा के विषय में, इसकी भाषा यानी कि रासो ग्रंथ की भाषा, इसकी भाषा 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी यानी इसकी जो भाषा है ना उसमें संयुक्त अक्षर से परिपूर्ण है, संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वरांत, अंत कहां हो रहा है, अनुस्वार पर, अनुस्वरांत प्रवृत्ति की है। यानी इसकी भाषा कैसी है, संयुक्ताक्षर में अनुस्वरांत प्रवृत्ति की है, जिससे सिद्ध होता है, जिससे सिद्ध होता है या प्रमाणित होता है, जिससे सिद्ध होता है यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी का, यानी कि यह ग्रंथ प्रमाणिक है समय के आधार पर, यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी का है। और ये तर्क किसने दिया, ये इंपोर्टेंट तर्क था, तो इसे हाईलाइट नाम लिख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दो महत्वपूर्ण बातें, एक तिथियों को लेकर और दूसरा भाषा को लेकर। तिथियों को लेकर जो तर्क प्रमाणिकता के पक्ष में प्रस्तुत किया वो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने प्रस्तुत किया और अनंत संपद की कल्पना की। भाषा के संबंध में, क्योंकि हम किसी भी ग्रंथ की भाषा से ये अनुमान लगा लेते हैं कि वो ग्रंथ कब लिखा गया होगा, भाषा के संबंध में जो प्रमाण दिया वो एक महत्वपूर्ण आलोचक इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दिया गया और उन्होंने कहा कि जो इस ग्रंथ की भाषा है वो 12वीं शताब्दी के संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वार प्रवृत्ति की है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो ग्रंथ है वो कब का है, ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अगले पॉइंट्स पर बढ़ते हैं। और एक बात कही गई कि अगर ये यहाँ का ग्रंथ होता, पृथ्वीराज रासो का ग्रंथ होता, तो इसमें उर्दू अक्षरों का प्रयोग नहीं होता, उर्दू अरबी फारसी शब्दावली है, इस आधार पर भी लोगों ने इसको जाली कहा। तो उस अरबी फारसी शब्दावली के विषय में तर्क दिया गया और तर्क क्या था, और तर्क जायज भी है कि भाई चंद्रबरदई के जन्म के बारे में हमने कल बात की थी, उनके जन्म स्थान के विषय में बात की थी। तो उनका जब चंद्रबरदई जी का जन्म लाहौर में हुआ जो कि पाकिस्तान में है, तो भाई हमारी भाषा कैसी होती है, हमारी भाषा हमारे समाज से प्रभावित होती है। तो ये तय था कि उनकी भाषा में अरबी फारसी या उर्दू के शब्दों का आना बिल्कुल आम बात है। जिन लोगों ने, लिख लेते हैं पूरा, जिन लोगों ने उर्दू शब्दों के आधार पर, या लिख लेते हैं जिन लोगों ने अरबी फारसी शब्दों के आधार पर, शब्दों
के आधार पर इस ग्रंथ को जाली कहा कहा उसके लिए आलोचकों का मत है, उसके लिए आलोचकों का मत है कि चंदवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ। लाहौर में हुआ तो उर्दू शब्दों का प्रयोग, तो उर्दू शब्दों का प्रयोग सामान्य है। और बात भी सही है, एक जनरलाइजेशन बात है भाई, कि जब व्यक्ति ऐसे जगह पर पैदा हुआ, ऐसे परिवेश में पैदा हुआ है जहां बहुतायत तौर पर, महत्वपूर्ण तौर पर उर्दू या अरबी फारसी बोलियां बोली जाती हैं, तो उसके शब्दों का उसके ग्रंथ में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। तो इस तर्क के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये ग्रंथ कैसा है, ये जाली नहीं है। और इन तीन मतों के बाद, क्योंकि इन तीनों मतों में इसके काव्य रूप को लेकर के कोई विवाद नहीं था, यानी काव्य रूप को सबने प्रबंध काव्य माना है, महाकाव्य की श्रेणी में रखा। लेकिन एक चौथा मत आया डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने, उन्होंने तो इसको मुक्त काव्य की श्रेणी में रख दिया। उन्होंने कहा ना, ये तो मुक्त रूप से लिखा गया काव्य है। तो वो मत भी लिख लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए एग्जामिनर ने पूछ लिया कि प्रमाणिक अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक, तो भाई बहुत समय हो गया पूछते पूछते, अब एक नए मत के बारे में जान लेते हैं। तो हम उसके भी बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर दशरथ ओझा द्वारा छोटी सी मिस्टेक है, बाय स्लिप ऑफ टंग, डॉक्टर दशरथ ओझा नहीं, नरोत्तम दास के द्वारा। नरोत्तम दास स्वामी का, नरोत्तम दास स्वामी ने इस ग्रंथ को ने इस ग्रंथ को पृथ्वीराज 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 चौहान के दरबार में, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहकर, दरबार में रहकर चंदवरदाई द्वारा, चंदवरदाई द्वारा चंद्रवरदाई द्वारा मुक्त रूप से लिखा गया। मुक्तक रूप में रासों की रचना की गई। यानी नरोत्तम स्वामी ने कहा कि जो ये ग्रंथ है ना, ये प्रबंध नहीं है, हाँ ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ही लिखा गया, उनके जो कवि थे चंद्रवर्दी, उनके द्वारा भी लिखा गया, लेकिन लिखा कैसे गया, मुक्तक रूप में लिखा गया, मुक्तक रूप में रासो ग्रंथ लिखा गया। हालांकि बहुत सारे
जो इतिहासकार हुए, बहुत सारे जो कवि हुए, वो इस मत से सहमत बिल्कुल नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपसे अगर ये पूछ लिया गया कि किसने इस ग्रंथ को मुक्तक माना है, तो नरोत्तम दास स्वामी ने इस ग्रंथ को क्या माना है? मुक्तक ग्रंथ की कल्पना की है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस ग्रंथ को विशाल घटनाकोश कहा है। विशाल घटनाकोश कहा है। और अगर आपसे पूछ ले कि विशाल घटनाकोश किसके द्वारा कहा गया, तो ये किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। और बाबू गुलाब राय जी, बाबू गुलाब राय जी इस ग्रंथ को स्वाभाविक स्वाभाविक विकासशील मानते हैं। इस ग्रंथ को क्या मानते हैं? स्वाभाविक विकासशील। ने इस ग्रंथ को स्वाभाविक विकासशील माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी जी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। विशाल वीर काव्य मानते हैं। और एक अंतिम पॉइंट लिख लेते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ ओझा इस ग्रंथ को बृहद महाभारत, बृहद महाभारत मानते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा ने इस ग्रंथ को बृहद महाभारत कहा। पृथ्वीराज रासो के विषय में जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी वनडे टेस्ट में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी रहा हो, नेट रहा हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम हो, वो सारे एग्जामों से हम दो क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार हम आज की क्लास रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने चर्चा कहाँ से प्रारंभ की। अगर मैं कल की बात करूं, यानी पिछली क्लासेस की बात करूं, तो पिछली क्लासेस में हमने पृथ्वीराज रासो से ही अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। और पृथ्वीराज रासो की
रचना, रचनाकार। रचनाकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात जो थी वो क्या थी कि ये जो ग्रंथ है वो इनके पुत्र जल्लड़ के द्वारा पूरा किया गया था, जो कि मैं कल की ही क्लास में बता चुकी थी कि पृथ्वीराज सॉरी चंद्रवर्दी जी के चौथे पुत्र थे जल्लड़, और जल्लड़ ने ही पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। इसमें टोटल 69 समय या 69 सर्ग थे, जिनमें से 61 चैप्टर या 61 समय या 61 सर्ग, क्योंकि हम उसको सर्ग पाठ अध्याय कुछ भी कह दें, लेकिन यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो समय शब्द का प्रयोग किया गया है इस ग्रंथ में। तो 61 सर्गों को स्वयं चंद्रवर्दी जी ने लिखा, और उसके बाद जो 8 समय थे वो किसके द्वारा लिखे गए, वो उनके पुत्र चौथे बेटे जल्लड़ के द्वारा लिखे गए। इसका सौंदर्य जो था ना, काव्यगत सौंदर्य, उससे जेम्स कर्नल टॉड इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि पहले तो इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और फिर इसका प्रकाशन भी शुरू करवा दिया। लेकिन जब ये इसका प्रकाशन करवा ही रहे थे ना, उस समय डॉक्टर बुलर को कश्मीर में एक रचना मिली। उस रचना में संयोगिता का नाम भी नहीं था। हालांकि इतिहास सम्मत की भी अगर हम बात करें तो हमें संयोगिता संबर इतिहास में भी नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा आधार भी बना इस ग्रंथ को अप्रामाणिक कहने का, और सिर्फ इसी आधार पर डॉक्टर बुलर ने इसका संपादन रुकवा दिया। और उसके बाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक घमासान प्रारंभ हुआ, एक घमासान विवाद हुआ, जिसमें इस ग्रंथ को किसी ने प्रमाणिक कहा, किसी ने अर्ध प्रमाणिक कहा और किसी ने अप्रामाणिक कहा। तो आज जो हमने प्रारंभ की वो यहीं से प्रारंभ की कि इस ग्रंथ के बाद 3 श्रेणी में राइटर बटे, इतिहासकार बटे। प्रमाणिक किसने माना? प्रमाणिक मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौर, श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय जी। जबकि अप्रामाणिक किसने माना? अर्ध प्रमाणिक माना हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी और अगरचंद नाहर जी और मुन विजय जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो तर्क भी दिया, उन्होंने कहा कि सुख सुखी संवाद वाले जो पक्ष हैं वो सिर्फ प्रमाणिक हैं, बाकी तो कल्पना प्रसूत है। और अप्रामाणिक शुक्ल जी ने माना, शुक्ल जी ने कह दिया ये पूरा का पूरा ग्रंथ ही कैसा है, जाली है। और गौरी शंकर ओझा जी, मुरारदान जी, डॉक्टर बुलर और मोतीलाल मैनारिया इसको अप्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानने के पक्ष में भी लोगों ने तर्क दिए। तो सबसे पहले कहा कि इतिहास के आधार पर जो वंश है, यानी इतिहास कहता है कि वो अग्निवंशी हैं, जबकि ये ग्रंथ सूर्यवंशी बता रहा है, इस आधार पर ये ग्रंथ अप्रामाणिक हो जाता है। दूसरा बताया कि संयोगिता स्वयं, जिस आधार पर डॉक्टर बुलर ने इस घटना को रोक दिया था, इसका प्रकाशन रोक दिया था। तीसरा महत्वपूर्ण आधार बताया कि जो पृथ्वीराज की मां थी उसका नाम इतिहास और इस ग्रंथ के नाम से नहीं मिलता, और उनकी बहन के बारे में भी, उनके विवाह के बारे में भी इतिहास से मेल नहीं खाता। और इसके साथ साथ गुजरात के राजा भीम सिंह और सोमेश्वर के वध को लेकर भी इतिहास से घटनाएं मेल नहीं खाती हैं। और इस ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो के 14 विवाहों का वर्णन किया गया है, और जबकि इतिहास में 14 विवाहों का वर्णन नहीं मिलता है। और इसके अलावा रासो की जो तिथियां हैं वो घटनाओं के साथ मेल नहीं खाती हैं, क्योंकि इनके बीच में 80 से 90 वर्षों तक का अंतर है। तो सबसे पहला जो प्रमाण आया वो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने कहा कि जो भाई तिथियां हैं ना वो इसलिए मेल नहीं खाती क्योंकि अब तक के जो इतिहासकार थे वो क्या कर रहे थे, वो विक्रमी संवत की कल्पना कर रहे थे, जबकि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसकी जो तिथियां हैं वो विक्रमी संवत ना होकर के अनंत संवत पर आधारित हैं। और अगर हम अनंत संवत की कल्पना करके तिथियों का मिलान करेंगे तो हम पाएंगे कि ग्रंथ प्रामाणिक है, इतिहास से तिथियां मेल खा जाएंगे। इसकी भाषा को लेकर के जो प्रमाण दिया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि जो ये ग्रंथ है इसकी जो भाषा है वो 12वीं शताब्दी की भाषा लगती है, क्योंकि 12वीं शताब्दी में ही क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में जो भाषा का रूप था वो संयुक्त अक्षर उसमें आने लगे और अनुस्वार पर जाकर के अंत होने लगा। और वो हमें कहाँ मिलता है, वो हमें सब कहाँ मिलता है, पृथ्वीराज रासो में हमें ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं। इसके बाद अगली जो बात करी वो हमने कहा कि भाई जो लोग ये कहते हैं ना कि पृथ्वीराज रासो में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग क्यों है, तो इस पर आलोचकों ने मत दिया कि भाई एक बात बताओ, जिसने ये ग्रंथ लिखा, इतनी मेहनत की, उसका जन्म कहाँ हुआ? उसका जन्म हुआ लाहौर में। तो भाई जन्म का जीवन में मातृभाषा, मातृभूमि और माँ
इन तीन का तो बेहद महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के जीवन में यही तो तीन जड़ हैं, माँ, मातृभूमि और मातृभाषा। तो कोई अपनी मातृभाषा को कैसे छोड़ सकता है? उसका प्रभाव तो डेफिनेटली आएगा ही, वो जिस माहौल में रहे हैं। और भाषा की सबसे बड़ी लेबोरेटरी, सबसे बड़ी प्रयोगशाला समाज होता है। अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है, किसी भी भाषा का प्रभाव अपने ऊपर लेना है, तो हमें उस भाषा के समाज में जाकर अगर हम रहने लगे तो हम वो भाषा कब सीख जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद नरोत्तम स्वामी जी ने कहा कि ये जो एक ग्रंथ है ना, ये भैया ना तो प्रबंध काव्य है ना महाकाव्य, ये तो भाई मुक्तक काव्य है। कैसा है? मुक्तक काव्य है। मुक्तक रूप में चंद्रवरदई ने पृथ्वीराज रासो के चौहान के यहाँ पर एक रासो ग्रंथ की रचना की थी। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विशाल घटना कोश कहा है, जबकि बाबू गुलाब राय इस ग्रंथ को स्वाभाविक विकासशील मानते हैं, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उदय नारायण तिवारी जी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं, और डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने इस ग्रंथ को बृहद महाभारत माना है। इसमें 2 पॉइंट्स और लिख लीजिएगा। सबसे पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको जाली कहा है। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार यह ग्रंथ जाली है, फर्जी। शुक्ल जी के अनुसार यह ग्रंथ कैसा है? जाली है। और दूसरा लिख लेते हैं महावीर प्रसाद, सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, द्विवेदी जी के अनुसार सुख सुखी संवाद में, सुख सुखी, सुख सुखी संवाद में लिखा गया ग्रंथ है। संवाद में लिखा गया ग्रंथ है। अर्थात जिन पक्षों में, जिन पक्ष में सुख सुखी संवाद है, सुख सुखी संवाद है, संवाद है, वे प्रामाणिक हैं, वे प्रामाणिक हैं। बाकी कल्पना प्रसूत है, बाकी कल्पना आधारित है या कल्पना प्रसूत है। यानी 2 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मुझे और लगा, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण आलोचक हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी। तो दोनों के उल्लेखों का, दोनों के विचारों का मैंने उल्लेख कर दिया है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।